हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स 1। तो इस क्लास में हम जो हमारा प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइन का है जो दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक लेके आए हैं। जो लास्ट क्लास था उसमें हमने पेडियाट्रिक गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस किया था और उसको अच्छी तरीके से बहुत सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम फ्रेंडली तरीके से समझा था। उसी तरीके से हम जो आज का टॉपिक है ना प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइन फॉर जेरेटिक पॉपुलेशन, इसको हम कवर करेंगे और इसको भी हम बहुत सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, कॉन्साइज तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज का टॉपिक चालू करते हैं। जो जेरेटिक प्रिस्क्राइबिंग है ये क्या है? जेरेटिक प्रिस्क्राइबिंग रिफर टू द रेशनल सिलेक्शन, है ना, ऑफ डोज ड्रग, है ना, एंड इट्स एडजस्टमेंट एंड मॉनिटरिंग, है ना, इन द एल्डरली पेशेंट। जो हम पेडियाट्रिक में करते हैं तो उसको हम रेशनल प्रिस्क्राइबिंग इन पेडियाट्रिक पॉपुलेशन बोलते हैं या फिर प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइन फॉर द पेडियाट्रिक पॉपुलेशन बोलते हैं या पेडियाट्रिक पेशेंट्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर ये सारी चीजें हम ध्यान देते हैं जेरियाट्रिक पॉपुलेशन को प्रिस्क्राइब करते टाइम पे तो उसको हम जेरियाट्रिक प्रिस्क्राइबिंग बोलते हैं। जनरली जेरियाट्रिक क्या होता है, 65 साल या उससे ऊपर के लोगों को जेरियाट्रिक माना जाता है, जबकि इंडिया में 60 साल तक को ही माना जाता है। किसी किसी कंट्री में 62 ईयर्स को माना जाता है, कहीं कहीं पे 65 ईयर्स को माना जाता है, कहीं कहीं पे 60 ईयर्स को। हाउएवर अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो 65 से ऊपर हर कंट्री में ऑलमोस्ट जेरियाट्रिक पॉपुलेशन बोल के उनको बोला जाता है। तो जैसे पेडियाट्रिक पॉपुलेशन की भी फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस थी, वैसे ही जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में भी फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस आ जाते हैं, है ना। जनरली ये जो बूढ़े लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, इनमें 65 साल के बाद जनरली क्या होता है ना, आदमी को बहुत सारे कोमोर्बिडिटीज देखने को मिलती हैं। बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, है ना, और ऐसे ही इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं, है ना, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, फिर अपना क्या बोलते हैं ऑर्थोपेडिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इनके पास बहुत सारी कोमोर्बिडिटी रहती है ना, साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलती है। और इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए ये दवाई भी ले रहे होते हैं, पहले से ये बहुत सारी दवाइयां में हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन से, फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन से और इंट्रैक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिकली जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनमें हमको एक एक्स्ट्रा कॉशन या फिर एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो जो ये जेनेटिक पॉपुलेशन है इनमें हम कुछ स्पेशल कंसिडरेशन क्या क्या देखेंगे कि इनका रीनल फंक्शन टेस्ट जनरली क्या होता है, ऑफन कंप्रोमाइज्ड रहता है। इनके जो नेफ्रॉन्स रहते हैं वो एज के साथ साथ धीरे धीरे कमजोर हो गए होते हैं, है ना। तो बेसिकली हम इसको डिसाइड करने के लिए हम इनका क्रेटिनिन क्लियरेंस कितना है उसको मेजर करेंगे। उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कॉकक्रॉफ्ट गॉल्ट इक्वेशन हो गया, फिर ऐसे एमडीआरडी फॉर्मूले हो गया। इन फॉर्मुलेशन को यूज करके हम क्रेटिनिन क्लियरेंस निकाल सकते हैं। उसके हिसाब से हमको एक ग्रॉस आइडिया होता है कि किडनी का फंक्शन कैसा है, कितने ड्रग को ये आराम से इलिमिनेट कर लेगा, है ना। उसके हिसाब से हम डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम हेपेटिक फंक्शन को मेजर कर सकते हैं। हेपेटिक फंक्शन को मेजर करने के लिए हम जो लिवर फंक्शन टेस्ट है वो करते हैं। वहां से हमको एक आइडिया मिल जाता है कि उसका जो लिवर है वो किस स्टेज में है, कितना वो मेटाबॉलिज्म कर पा रहा है, और जो हेपेटिक फंक्शन में जो अपना फाइंडिंग आएगा उसके हिसाब से फिर हम जो ड्रग है उसका डोज हम एडजस्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और बेसिकली वो ड्रग का जो लिवर में बहुत लार्ज अमाउंट में मेटाबोलाइज होते हैं। ऐसे ही जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें जो है कॉग्निटिव इंपेयरमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको डिमेंशिया या फिर भूलने की बीमारी, है ना, डेलीरियम, वो जनरली कंफ्यूजन में रहते हैं। एंड और भी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमको ड्रग को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा, कन्वीनियंट डोज में देना पड़ेगा ताकि वो ड्रग लेना ना भूले या फिर वो गलत तरीके से ड्रग ना ले। तो इन सारी चीजों को हमको इंश्योर करना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, क्योंकि इनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम्स होती है, ट्रेमर्स होते हैं ना, एजिटेशंस होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और जनरली इनको एनर्जी भी कम रहती है। तो इनकी फॉल मतलब गिरने की या फिर फ्रैक्चर होने की जो चांसेज है, रिस्क है, वो भी हाई रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं ना कि जो ड्रग अचानक से बीपी को कम कर दे के हाइपोटेंसिव शॉक जैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ऐसे ड्रग्स को हम अवॉइड करेंगे। सेडेटिव या फिर जो जनरली नींद लगाती है, ड्रॉजी करती है, आदमी को चक्कर आता है, बेसिकली अगर हम हिंदी में बोले तो ऐसे ड्रग्स को भी हम जनरली अवॉइड करेंगे, है ना, क्योंकि ये जो है ये फॉल्स का रिस्क बढ़ा देती है। तो ऐसे ड्रग्स को अगर हम दे भी रहे हैं तो हम सही तरीके से एजुकेट करके देंगे। और इनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी अल्टर रहता है। तो जो न्यूट्रिशन है उसको पहले हम करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस रहता है इसकी वजह से जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है ये चेंज रहती है। एक बार हम उसको न्यूट्रिशन को करेक्ट कर देंगे तो फार्माकोकाइनेटिक जो पैरामीटर है
उसका जो वेरिएशन है वो वेरिएशन इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो वहाँ पे हमको जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब करने में आसानी होती है। ये तो था कुछ स्पेशल कंसिडरेशन की क्या क्या चेंजेज होते हैं जेनेटिक पॉपुलेशन पे। अब जब हम इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ड्रग को, तो वहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें देखना है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कंप्लाई विद द रेशनल ड्रग यूज एंड प्रिस्क्राइब ओनली व्हेन मेडिकेशन इज नीडेड। तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि जहाँ पे दवाइयों की जरूरत नहीं है वहाँ पे दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए, है ना। कोई इकोनॉमिक फायदे के लिए हो या फिर जस्ट मनोवैज्ञानिक फायदे के लिए हम कोई भी ड्रग देके रिस्क नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एवरी ड्रग इज हैविंग पोटेंशिएशन टू इंड्यूस द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, और बहुत सारी और भी दिक्कतें होती है, तो हम उसको जहां तक हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। प्रीफर्ड ड्रग विद प्रूवन सेफ्टी एंड इफिकेसी इन द एल्डरली पॉपुलेशन। जो एल्डर पॉपुलेशन के लिए सेफ और इफेक्टिव ड्रग है उनको ही हम यूज करेंगे। और जो हाई रिस्क ड्रग होती है स्पेशली जेनेटिक पॉपुलेशन के लिए, जैसे अपने एंटीकोलिनर्जिक हो गए, बेंजोडाइजेपिन्स हो गए ना, प्राजोसिन जैसे हो गए, जो सडनली ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं या फिर साइकोलॉजिकल स्टेट को अल्टर कर देते हैं, तो ऐसे ड्रग को हम हो सके तो बहुत कम अमाउंट में यूज करेंगे। अगर यूज भी करेंगे तो हम अंडर मॉनिटर रख के ही यूज करेंगे। टेक ऑल कोमोर्बिडिटीज इनटू अकाउंट। बहुत सारे कोमोर्बिडिटीज है, जैसे किसी को हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज भी है, और भी ऑस्टियोपोरोसिस भी है ना, ऐसे, या फिर बोले पार्किंसंस है, या फिर अल्जाइमर्स डिजीज, ऐसे जो क्रोनिक डिजीज है वो पहले से ही बहुत सारे ड्रग्स ले रहे होते हैं। ऐसे में अगर हम नया ड्रग्स ऐड करेंगे तो उसका इंट्रैक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो पुरानी बीमारियां या फिर पुरानी बीमारियों के लिए कोई भी दवाई वो ले रहा है उसको हमको प्रॉपरली कंसिडर करना पड़ेगा। स्टार्ट लो गो स्लो। बहुत छोटे डोज में हमको कोई भी ड्रग चालू करना है और स्लोली स्लोली हमको डोज को बढ़ाना है ना। इनिशिएट विद 50% ऑफ डोज एंड टाइट्रेट द डोज। जहां पे हमको क्लिनिकल आउटकम अचीव होता है वहां पे हमको डोज को होल्ड कर देना चाहिए। हाई डोज मेडिकेशन देने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। एडजस्ट डोज एज पर हेपेटिक एंड रेनल कंसिडरेशन। कोई भी ड्रग देने से पहले हम उसका लिवर फंक्शन टेस्ट कैसा है या फिर रेनल फंक्शन टेस्ट कैसा है उसको हम एसेस करेंगे, उसको हम मॉनिटर करेंगे, उसके हिसाब से ड्रग की डोज को एडजस्ट करेंगे। जैसे कुछ रिस्की ड्रग्स जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड वाले एंटीबायोटिक हो गए, है ना, ऐसे डिजॉक्सिन वाले कार्डियक ग्लाइकोसाइड हो गए, थियोफाइलिन, फिनाइटोन, ये जो ड्रग है ये बहुत रिस्की ड्रग्स में आते हैं। इनके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होने के जो इंसिडेंसेज है वो भी ज्यादा है, चांसेस जो है वो भी ज्यादा है। तो ऐसे ड्रग देने से पहले हम हेपेटिक और रीनल फंक्शन टेस्ट वहां पे करवा लेंगे। ऐसे ही एल्डरली पॉपुलेशन जनरली है मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज, तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारी ड्रग एक एक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए एक एक ड्रग हम नहीं दे सकते। जहां पे अवेलेबल है हम कॉम्बिनेशन, जो अप्रूव्ड कॉम्बिनेशन है वैसे कॉम्बिनेशन को भी हम यूज करने की कोशिश करेंगे। डी प्रिस्क्राइब अननेसेसरीली डुप्लीकेशन है, अगर कहीं पे अननेसेसरी तरीके से डुप्लीकेशन है ना, तो वहां पे हम डुप्लीकेट ड्रग को निकाल देंगे, जिसको हम डी प्रिस्क्राइबिंग भी बोलते हैं, है ना। प्रीफर ओरल रूट। जो जनरली जेनेटिक पॉपुलेशन है उसमें भी हम ओरल रूट को ही प्रीफर करेंगे। इन जनरली हम ओरल रूट को ही हमेशा प्रीफर करते हैं, है ना। स्मॉल और मीडियम टैबलेट को हम देंगे। बहुत छोटा टैबलेट देंगे तो जो जेनेटिक पॉपुलेशन है वो शायद गिरा दे, है ना, भूल जाए खाने के लिए, और बहुत बड़ा भी देंगे तो वो अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर लेंगे। तो जनरली जो ठीक ठाक के टैबलेट रहते हैं, मीडियम साइज के रहते हैं, वैसे टैबलेट या कैप्सूल को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। और जहां पे पॉसिबल है कंसीडर को टॉपिकल, ट्रांसडर्मल और सबक्यूटेनियस रूट को हम प्रीफर कर सकते हैं जेनेटिक पॉपुलेशन में, है ना। ऐसे ही मॉनिटर फॉर थेरेप्यूटिक आउटकम, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है कि नहीं है, इसके लिए भी हमको मॉनिटर करना पड़ेगा टाइम टाइम में। लिवर फंक्शन टेस्ट, रेनल फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल क्या है ना, वाइटल्स जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, लिपिड प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीजें हमको टेस्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो ओरल अब्जॉर्प्शन जनरली बुजुर्ग लोगों में कंप्रोमाइज भी रहता है, कंप्रोमाइज नहीं रहता है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो ओरल ड्रग है उसको प्रीफर करेंगे। और जनरली बुजुर्गों में क्या होता है कि जो फैट कंटेंट है वो थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है कंपेयर टू द बॉडी वाटर, है ना, और अल्बुमिन जो है प्रोटीन वो है वो घटा हुआ रहता है। तो वहां पे भी हमको लिपोफिलिक ड्रग या हाईली हाइड्रोफिलिक ड्रग्स है तो उनकी डोजेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही जो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में जाने वाली ड्रग है उसको हमको एक्सटेंसिवली एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बुजुर्गों में है वो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म कम हो चुका होता है ना। ऐसे ही हेमोडायनामिकली जो है उनका जो रीनल फंक्शन है वो भी कम हुआ होता है, तो जो रीनल से क्लियर होने वाले ड्रग होते हैं उनको भी हम एडजस्ट करेंगे, है ना। और कुछ कुछ ड्रग की जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो गए, सेडेटिव ड्रग हो गए, इनकी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई होती है, मतलब छोटे डोज में भी हमको अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। जबकि कुछ ड्रग्स की सेंसिटिविटी जो है वो घटी रहती है, जैसे बीटा 2 एगोनिस्ट हो गया और डायरेटिक्स हो गया। तो ये ड्रग्स क्या होते हैं कि इसकी जो है
सेंसिटिविटी है वो घटी रहती है, इसका लार्ज डोज हमको लगता है। ऐसे ही जो रेजिमेन है उसको बहुत सिंपल रखना चाहिए, बहुत केयरफुली, बहुत कम और कन्वीनियंट डोजिंग वाले ड्रग को सिलेक्ट करना चाहिए, है ना। जहां पे अवेलेबल है कॉम्बिनेशन पिल देना चाहिए, बहुत सारे ड्रग्स नहीं देने चाहिए। तो ये चीजें हमको एकदम से ध्यान रखनी चाहिए। तो यूज इजी टू यूज एंड इजी टू ओपन ड्रग्स, जो इसका पैकेट है वो भी इजीली ओपन हो जाना चाहिए और यूज करने के लिए भी इजी होना चाहिए। ऐसे ड्रग्स को हमको प्रेफर करना चाहिए। करंट मेडिकेशन जो भी चल रही है, इन मेडिकेशन को हमको रिव्यू करके टोटल मेडिकेशन हमको एश्योर करना है कि 4 या 5 से ज्यादा ना हो, जिसकी वजह से नॉन एडेरेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब आदमी ड्रग्स फिर सही तरीके से नहीं लेता है। एजुकेट द पेशेंट एंड देयर केयर टेकर एज द पेशेंट और मे हैव दी कॉग्निटिव इश्यूज। जेरेटिक पॉपुलेशन जनरली भूल जाते हैं चीजों को, तो उनका जो कॉग्निशन है वो कम रहता है। तो जनरली उनके केयर टेकर जो है उनको भी हमको रेजिमेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए। एश्योर मेडिकेशन अडेरेंस बाय एजुकेटिंग द पेशेंट एंड देयर केयर टेकर्स, है ना। जेरेटिक में हैव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग इन द मेडिकेशन। जनरली बूढ़े आदमी को क्या लगता है ना कि जिंदगी भर इतना दवाई ले लिया, अभी कितना लेना है, एक दिन मरना ही है, ऐसा उनका एक फीलिंग रहता है। तो उनको स्ट्रांगली एजुकेट करना बहुत जरूरी है। उनको यही लगता है कि मैंने जिंदगी भर हाइपरटेंशन या डायबिटीज की दवाई ली ऐसे ही, या फिर कोई क्रोनिक इलनेस है उसकी दवाई ले रहा हूँ, ठीक तो हो नहीं रहा है। तो एक उनके मन में थोड़ा नेगेटिव फीलिंग रहता है थेरेपी को लेकर, उसको हमको डिबंक करना पड़ेगा। ऐसे रीएश्योर नीड ऑफ थेरेपी एंड यूज ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव एंड चीपेस्ट पॉसिबल थेरेपी, क्योंकि जनरली जो बूढ़े लोग रहते हैं उनको कोमोर्बिडिटी रहती है, मल्टीपल ड्रग ले रहे होते हैं और लाइफ लॉन्ग वो ड्रग लेनी पड़ती है। तो वहां पे उनका हर महीने में बहुत एक लार्ज अमाउंट जो है वो इसमें जा रहा होता है। तो वो जनरली क्या होता है ना कि फिर वो ड्रग को लेना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉन कंप्लायंस हो जाता है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए भी हम जो है चीपर अल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं। प्रिस्क्राइबर शुड ना कंसिडर द ड्रग कुमुलेशन एंड टॉक्सिसिटी, क्योंकि अगर उनका रेनल फंक्शंस अच्छा नहीं है, ड्रग सही तरीके से बॉडी से एग्जिट नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे बॉडी में एक्युमुलेट होना चालू हो जाएगा, जिसको हम ड्रग कुमुलेशन बोलते हैं, जो आगे जाके टॉक्सिसिटी करा सकता है। तो उस चीज को भी हमको ध्यान में रखना है ना। मैनी एल्डरली है फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट, यूज चीपेस्ट ऑप्शन। स्पेशली इंडिया में अगर हम देखेंगे तो आज के डेट में नॉन ब्रांडेड ड्रग्स मिलते हैं, जिनको हम जेनेरिक ड्रग बोलते हैं। बेसिकली अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो भी जन औषधि को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को हमको देना चाहिए ताकि फाइनेंशियली उनको इतना हार्डशिप ना रहे। प्रीफर जेनरिक मेडिसिन, और अगर स्टेट के हिसाब से या फिर नेशनल हिसाब से अगर कहीं पे गवर्नमेंट स्कीम है जहाँ पे उनको सस्ते में या फिर फ्री में दवाइयाँ मिल सकती है, तो ऐसे स्कीम के बारे में उनको बताना चाहिए, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। कंसिडर द अल्टरनेटिव थेरेपी लाइक हर्बल और आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, है ना, जहाँ पे अवेलेबल है और अप्रूव्ड ड्रग है, हर्बल और आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, तो वहाँ पे भी हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जेरेटिक पॉपुलेशन का आयुर्वेदिक और हर्बल प्रिपरेशन में अच्छा बिलीफ रहता है। ऐसे ही जो अगर जेरेटिक लोग अगर विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर कहीं पे किसी को लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में हम स्पेशल काउंसलिंग सेशन देंगे पर्टिकुलर लोगों को, ताकि उनको ड्रग या डिजीज के बारे में अच्छे से समझ में आए और वो ड्रग्स सही तरीके से लें। तो ये कुछ जो लॉन्ग एग्जॉस्टिंग ये जो लिस्ट है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट वाली चीजें नहीं है, आसान सी चीजें हैं, मगर बहुत सारी पॉइंट्स है कि किस तरीके से हम जो है रेशनल प्रिस्क्राइबिंग कर सकते हैं जेरेटिक पॉपुलेशन में, है ना। तो जो आज का ये टॉपिक है, इसको खत्म करने से पहले जो ये आज का टॉपिक है, इसको मैं एक बार जस्ट फिर से ग्लैंस करना चाहूंगा, है ना। 65 साल से ऊपर जो रहते हैं उनको हम जेरेटिक पॉपुलेशन बोलते हैं, है ना। इनमें अगर हम सही तरीके से ड्रग को सिलेक्ट करेंगे तो उसको हम जनरल प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइन बोलते हैं जेरेटिक पॉपुलेशन के लिए। जनरली जेरेटिक पॉपुलेशन में रीनल फंक्शन, हेपेटिक फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन, ये चीजें चेंज हुई होती है, उनमें फॉल होने के रिस्क भी ज्यादा होते हैं, है ना। और ऐसे ही उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी अल्टर होता है। तो ये सारी चीजों को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। इनमें भी क्या है कि जहां तक पॉसिबल है ओरल ड्रग को ही हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनकी ओरल अब्जॉर्प्शन कंप्रोमाइज नहीं रहती है। रेनल फंक्शन टेस्ट जो है वो पुअर रहते हैं, ऐसे लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो पूरा पुअर रहते हैं। तो ऐसे ड्रग को अगर हम दे रहे हैं तो हमको उनका डोज जो है रिकैलिब्रेट करना होता है। सेफ इफेक्टिव थेरेपी को ही देना है यहाँ पे भी, है ना। और छोटे डोज से चालू करना है, लो डोज से चालू करना है, स्लोली डोज को बढ़ाना है, टाइट्रेट करना है, जहाँ पे हमको रिजल्ट मिले वहीं पे अवॉइड करना है। बहुत छोटे टैबलेट नहीं देना है, बहुत बड़े टैबलेट नहीं देना है, बहुत ज्यादा टैबलेट नहीं देना है, बहुत महंगी दवाइयाँ नहीं देना है। तो जो रेजिमेन है, जो जो प्रिस्क्रिप्शन है, उसको बहुत सिंपल छोटा रखने की कोशिश करना है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारा चीजें करके हम एक जो ट्रीटमेंट आउटकम है उसको हम बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। जो हमारा थेरेपेटिक गोल है उसको हम आराम से
अचीव कर सकते हैं ये सारी चीजें करने के बाद में, है ना। होप ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है ना, सरल है, कन्वीनियंट है, बहुत ही। मैंने 2-3 टेक्स्ट बुक को रिफर करके इसको कंसोलिडेट करके बनाया है ना, जैसे रोजर वाकर से भी लिया है इसमें कुछ, जैसे टीडीपीडो से भी है, और कुछ फार्माकोलॉजी की टेक्स्ट बुक से भी मैंने मिक्स करके बनाया है। तो ये चीजें होप कि आपको समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। और जो इसके नोट्स है पेडियाट्रिक गाइडलाइंस और जेनेटिक गाइडलाइंस के, और आने वाले प्रेगनेंसी और लैक्टेशन गाइडलाइन वाले, वो सारे आपको मालूम ही है मेरे टेलीग्राम चैनल में, तो आपको सारे नोट मिल जाएंगे, है ना। आप जिससे पढ़ के आराम से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। हैविंग सेड दैट, इसको भी अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है ना, आपका नॉलेज लेवल बढ़ रहा है ना, आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। और आपको अगर कुछ ऐसा डाउट भी है तो यहाँ पे आप कमेंट करके मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो, है ना। हैविंग सेड दैट, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द अनदर इंटरेस्टिंग गाइडलाइन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।